हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वन सेकंड। मैं राजकुमार मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपी कांस्टेबल स्पीड टेस्ट डिस्कशन नंबर 30 में आप सभी का स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे यूपी कांस्टेबल स्पीड टेस्ट नंबर 30 के सबसे पहले क्वेश्चन की, जो कि आपके सामने हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है। आइए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, इफ अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट रिमेन्स कंटिन्यूअसली एब्सेंट फ्रॉम द सेशन विल बी द लूज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। यदि कोई संसद सदस्य सत्र में लगातार अनुपस्थित हो तो संसद की सदस्यता खो देता है। कोई व्यक्ति लगातार कितने समय तक अनुपस्थित रहे कि संसद की सदस्यता वो खो देगा? तो आइए हम जानें। अगर हम बात करते हैं किसी भी सदस्य की, यदि कोई संसद सदस्य लगातार 2 महीने मतलब हम कह सकते हैं लगभग 60 दिन, अगर 60 दिनों तक अनुपस्थित रहेगा तो वह अपनी सदस्यता को क्या कर देगा? खो देगा। तो इसमें 60 दिन का आंसर जो है, जो बच्चे अगर किए हैं वो सभी का सही आंसर है। तो 60 दिन अगर वो क्या होता है? एब्सेंट रहता है, तो अपनी वो सदस्यता क्या करता है बच्चे? खो देता है। जैसा कि आप देख रहे हैं 60 दिन क्या है, इसका सही आंसर है। अगर वह 60 दिन में अपनी सदस्यता खोता है तो वो क्या माना जाता है कि वो जो है अपनी सदस्यता को खो देगा, अगर वो 60 दिन तक लगातार एब्सेंट है। तो लगभग 60 दिन के अंतराल में उसको वहां पे होना चाहिए। अगर वो है, सो देयर इज नो मिस्टेक ऑफ द संसद सदस्य। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न हमारा कहता है, द डैश इज द सेकंड ऑफ द थ्री मेन लेयर ऑफ अ सन एटमॉस्फेयर ऑफ अबाउट द 3000 to 5000 किलोमीटर डीप। सूर्य के वायुमंडल में 3 मुख्य परतों में दूसरी और लगभग 3 से 5000 के किलोमीटर में गहरी होती है। क्या है? आइए समझे हम क्या है। जैसे ये मान लीजिए बच्चों, ये ऐसे है सूर्य। तो सूर्य में सबसे जो बीच का लेयर होता है, बीच का लेयर, वो कहलाता है हमारा कोर। क्या कहलाता है? कोर। अच्छा, कोर के लेयर पे जो टेम्परेचर की वैल्यू होती है वो लगभग होती है 20 लाख डिग्री सेल्सियस। अब कोर के बाद में जो अगला हिस्सा होता है वो हमारा कहलाता है उसका फोटोस्फेयर का हिस्सा। फिर जो अगला हिस्सा हमारा बनता है वो हमारा कहलाता है क्रोमोस्फेयर का हिस्सा। फिर जो सबसे लास्ट में जो बाउंड्री बनती है ये हमारा कहलाता है कोरोना का हिस्सा। सो की बात ये कह रहा है कि 3000 से 5000 के बीच में कौन सी लेयर का हिस्सा मिलना चाहिए? तो लिथोस्फेयर तो मिलता नहीं, कोरोना ये मिलता नहीं, तो इनमें से ऐसा कोई हिस्सा नहीं है। फोटोस्फेयर जैसा हिस्सा होना चाहिए। सो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। कोई हिस्सा इसमें नहीं होगा। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है कि वॉज द ग्रेट सोशल रिफॉर्मर ऑफ द 19th सेंचुरी हु फॉट फॉर द विडो ऑफ रीमैरिज। 19वीं सदी के एक महान समाज सुधारक जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए एक संघर्ष किया था। देखिए, कहता है कि विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किसने किया था? अब 19वीं सदी के वो एक महान शासक माने गए या एक महान समाज सुधारक माने गए? तो इसमें आपके ऑप्शन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, महादेव गोविंद रानाडे थे, ज्योतिबा फूले थे, या ए और बी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महादेव गोविंद रानाडे, ज्योतिबा फूले, या बोथ ए और बी। तो मित्रों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह के प्रति क्या किया? कार्य किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अच्छा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक समाज सुधारक के साथ साथ एक शिक्षक भी थे, एक समाज सुधारक थे और एवं एक समाज के चिंतक भी थे। और एक कौन थे ये? एक सामाजिक चिंतक भी थे। ये कौन थे? एक सामाजिक चिंतक भी थे। तो ये इनके कुछ जीवन की प्रमुख रहे हैं। और इन्होंने क्या किया? विधवाओं के पुनरुत्थान के लिए उन्हें पुनर्विवाह के प्रति जो है
आगे बढ़ने की बात कही और समाज की इस प्रकार की कुरीति को दूर करने का प्रयास किया या प्रयत्न किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? ईश्वरचंद विद्यासागर। जो भी विद्यार्थी हमारे ईश्वरचंद विद्यासागर के साथ में जा रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। मित्रों, आपके सामने हमारा अगला प्रश्न है, वो क्या कहता है? अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चे। अयोध्या, अभी आप लोग देखे हैं, अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की स्थापना हुई। तो अयोध्या जो है वो सरयू के किनारे है। वो कहाँ है? सरयू माता के किनारे है, सरयू किनारे है। याद रखिएगा, गंगा की बात करेंगे बच्चे तो गंगा के किनारे आपके काशी हैं, गंगा के किनारे प्रयागराज है, प्रयागराज है, गंगा के किनारे कानपुर है, गंगा के किनारे कन्नौज है, बिजनौर है, इत्यादि शहर गंगा किनारे हैं। सरयू किनारे आपको अयोध्या मिलेगा, अयोध्या मिलेगा। यमुना के किनारे आपको मथुरा मिलेगा, आगरा मिलेगा, इत्यादि। इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी वाला जो है बच्चे, इसका सही आंसर है सरयू। सरयू नदी जो है क्या है? एकदम सही उत्तर है। जो भी विद्यार्थी सरयू किए हैं उनका सबकी आंसर सबका सही है। अगले क्वेश्चन को देखें। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है किस संविधान संशोधन द्वारा वनों को राज्य सूची और संवर्ती सूची में लाया गया है? किस संविधान संशोधन के द्वारा वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? तो बच्चे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 42वां संविधान संशोधन, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो हम बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ये एक बड़ा संविधान संशोधन था और इसे लघु संविधान के तौर पे भी माना जाता है, लघु संविधान के तौर पे। और इसी में जो वन थे, वन जिसको राज्य सूची में रखा गया था, इनको राज्यों की सूची की जगह पे समवर्ती सूची में जगह दी गई, समवर्ती सूची में जगह दी गई। अच्छा बच्चे, अगर हम सूचियों की बात करते हैं तो हमारे भारतीय संविधान में अनुसूची बनी हुई है, अनुसूची संख्या 8। अनुसूची संख्या 8 में 3 प्रकार की सूची हैं, केंद्र की सूची, राज्य की सूची और समवर्ती सूची। कौन कौन है? केंद्र की, राज्य की और समवर्ती। केंद्र की सूची में टोटल 100 हैं, जिनमें लगभग जो है 91 से 92 सब विषयों पे कार्य होता है। राज्य में 66 है, 61 पे कार्य होता है। यहाँ 52 है, जिसमें 47 पे कार्य मिलते हैं हमको। इस तरह की एक लिस्ट का प्रावधान दिया जाता है जो अलग अलग जगहों पे कार्य करते हैं। जैसे केंद्र की सूची में हमारे रेलवे है, डिफेंस मिनिस्ट्री का पार्ट है, आयकर विभाग है, ये सब आते हैं। जैसे राज्य सूची में पुलिस है, भूमि है, तमाम राज्य के विषय हैं। समवर्ती सूची में जैसे हमारे मैगजीन है, स्वास्थ्य है या चिकित्सा है, शिक्षा है, ये सभी समवर्ती सूची के विषय में आते हैं। तो इस तरीके से सूचियों का विषय प्रावधान किया गया। तो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर होगा जाएगा, क्या हो जाएगा? 42वां इसका करेक्ट आंसर होगा। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेपाल में गंडक नदी को नाम से जाना जाता है। देखो, नेपाल में गंडक नदी को क्या कहते हैं? पहले फिलहाल आप समझिए, गंडक नदी कहाँ है बच्चे? अगर हम बात करें अपना उत्तर प्रदेश, हम जब यूपी देखते हैं, यूपी से सटा हुआ राज्य देखते हैं इस तरह से बिहार। तो ये आप देख रहे हैं यूपी, ये आप देख रहे हैं बिहार। अब क्या होता है, यूपी और बिहार के सीमा पर ये नदी बहती है ऐसे करके। तो यूपी और बिहार के सीमा पे जो नदी बहती है इस तरह से, तो इस नदी को ही हम कहते हैं गंडक नदी। ये यूपी बिहार में सीमा आती है। चूंकि ये नदी का जो उद्गम है, उस उद्गम माना जाता है, इस नदी का उद्गम जो है कहाँ से है? नेपाल से है। कहाँ से है? नेपाल से है। सो नेपाल में इस नदी को बच्चों, यहाँ पे इस नदी को नारायणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नारायणी। तो जो विद्यार्थी हमारे नारायणी के साथ में जा रहे हैं या नारायणी जिन्होंने आंसर देने का प्रयत्न किया हो इस प्रश्न में, वो सभी विद्यार्थी बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं। सो नारायणी इज अ करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चे, जो भी विद्यार्थी नारायणी कह रहे हैं, नारायणी क्या है? एकदम सही उत्तर है। अब बात करते हैं, अगला है, अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपात स्थितियों की परिकल्पना की गई है? हाउ मेनी टाइप ऑफ इमरजेंसी इनवाइज्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो मित्रों, अगर हम बात करें इमरजेंसी की
तो इमरजेंसी जो है हमारे भारतीय संविधान में पार्ट नंबर 18 में और आर्टिकल 3 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 352 है, आर्टिकल 356 है, आर्टिकल 360 है। 352 में अगर देखते हैं राष्ट्रपति के शासन की व्यवस्था है, राष्ट्रपति माफ करिएगा राष्ट्रपति के शासन की व्यवस्था है, राष्ट्रपति के शासन की व्यवस्था है, राष्ट्रपति। और ये अगला देखिए तो ये राष्ट्रीय आपातकाल जैसी व्यवस्था हो जाती है, आपातकाल। और यहाँ बात करते हैं तो वित्तीय आपातकाल जैसी व्यवस्थाएं हैं। सो 3 प्रकार की व्यवस्थाओं को प्रावधानित किया गया है बच्चे, क्या कहेंगे, 3 प्रकार की व्यवस्थाओं को प्रावधान किया गया है। 352, 356 और 360, 3 प्रकार की व्यवस्थाओं को यहाँ सेट किया गया है या सेटअप में रखा गया है। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है द ग्रेट फिजिशियन चरक वॉज द कोर्ट फिजिशियन। महान चिकित्सक चरक के दरबारी चिकित्सक थे। आइए अगर हम बात करें महान चिकित्सक चरक की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो चरक जो हैं कनिष्क के दरबार के विद्वान थे। किसके दरबार के विद्वान थे? चरक के, किसके? इनके, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ एक इनको याद रखना है और एक आपको अश्वघोष को याद रखना है। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा था, ये 2 प्रमुख व्यक्ति रहे हैं जो कनिष्क के दरबार में रहे हैं, एक चरक और दूसरे कौन है? अश्वघोष। तो याद रखना है। तो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कनिष्क। जो भी हमारे प्यारे विद्यार्थी कनिष्क के साथ जा रहे हैं उन सभी का आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। जो विद्यार्थी बता रहे हैं चरक, वो सभी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। देयर इज नो मिस्टेक, एकदम सही है। अगले प्रश्न को देखें, फल में मीठा स्वाद किसके कारण होता है? देखो बेटा, अगर हम कहें फ्रूट्स में जो स्वीटनेस होती है उसका सही आंसर होता है फ्रैक्टोज शुगर। याद रखेंगे, फ्रैक्टोज शुगर का भी फॉर्मूला C6H12O6 होता है। ये जो ग्लूकोज के कंटेंट को बनाता है। और जब सुक्रोज बनता है तो C12H22O11 ये बन जाता है फ्रैक्टोज के साथ में, जो जिसमें आप कह सकते हो सिंपल, अगर चाहें तो डबल ब्रैकेट मार के डबल लगा दें, इस तरह के बॉन्ड का हिस्सा निकलेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रैक्टोज शुगर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा आप देख पा रहे हैं फ्रैक्टोज शुगर क्या है इसका करेक्ट आंसर। अगला शब्द यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द पॉक्सो। पॉक्सो का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चे? पॉक्सो के फुल फॉर्म की अगर हम चर्चा करें, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल क्राइम, प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द क्राइम्स ऑफ द सोसाइटी, प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द क्राइम्स ऑफ सोसाइटी, प्रोटेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फ्रॉम क्राइम्स ऑफ द सोसाइटी। सो बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? चिल्ड्रन फॉर द सेक्सुअल क्राइम्स। याद रखेंगे, कभी भी अगर किसी भी बच्चे के साथ, जो बच्चा अगर लगभग 18 वर्ष के नीचे है, नाबालिग है, उसके साथ में किसी प्रकार का सेक्सुअल असॉल्ट या उसके ऊपर हमला या किसी प्रकार का अपराध किया जाता है, तो उन व्यक्तियों को पॉक्सो एक्ट के तहत जो है उनकी धाराओं में उन्हें अपराधी घोषित किया जाता है और उनके जेल की कार्रवाई की जाती है। तो पॉक्सो क्या है? आप कह सकते हो प्रोटेक्शन ऑफ अ चिल्ड्रन ऑफ अ सेक्सुअल ऑफेंस के लिए होता है बच्चे ये। तो ए जो है इसके लिए क्या है? करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर क्या है बच्चे? ए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ द इलेक्टेड द मेंबर ऑफ द लोकसभा इन इंडिया। भारत में लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु क्या है? जैसा कि मैं आयु के बारे में पहले भी एक बार बता चुका हूं आपको, मैं एक बार फिर से बताता हूं, सारे बच्चे ध्यान दें। एज ऑफ एलिजिबिलिटी, अगर हम योग्यता के लिए उम्र की बात करते हैं तो कहाँ कहाँ पे देखिए, अगर बच्चे कभी किसी को लोकसभा का सदस्य बनना है तो उम्र चाहिए 25 वर्ष। फिर अगर किसी को राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उम्र चाहिए 30 वर्ष। अगर किसी को विधानसभा का सदस्य बनना है तो उम्र चाहिए 25 वर्ष। अगर किसी को विधान परिषद का सदस्य बनना है तो फिर वही
उम्र चाहिए 30 वर्ष। अगर किसी को राष्ट्रपति और राज्यपाल की पदवी के लिए कोई नामित होता है तो उसमें उम्र चाहिए 35 वर्ष। फिर सुन लीजिए, पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए उम्र चाहिए 21 वर्ष और मतदान के लिए उम्र चाहिए 18 वर्ष। तो अब मैं समझता हूँ यहाँ आप लगभग सभी एज को यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ जो है लोकसभा के लिए 25 साल की एज ही आपकी जो है करेक्ट है। तो यहाँ मैंने लगभग सभी एज लिख रखी है। जो भी एज आपके क्वेश्चन में आए तो आप उस तरह के एज को यहाँ पे टिक करके सीधे आंसर अपना बताएं और कहानी फिनिश। क्या है, 25 साल की एज होनी चाहिए। अगला कहता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ उत्तर प्रदेश मुखबिर योजना। उत्तर प्रदेश में मुखबिर योजना का मकसद क्या है। देखिए, मुखबिरी योजना का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर हमारे उत्तर प्रदेश में महिलाओं की संख्या, लड़कियों की संख्या हो रही है या बढ़ रही है तो उन्हें ख़त्म ना किया जाए। माने कि अगर कोई व्यक्ति कभी मान लो गर्ल चाइल्ड को अबॉर्शन करवाता है तो उसमें मुखबिरी योजना के तहत जो मुखबिर इस बात को बताएगा तो सरकार उसके खिलाफ क्या करेगी, कार्रवाई या दंडात्मक प्रावधान की व्यवस्था का निर्माण करेगी। तो इसके लिए क्या है, स्टॉप टू इलीगल एबॉर्शन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। अगर कोई महिला है और उसके लिए कोई एबॉर्शन का प्रावधान बनाया जाता है और मुखबिरी योजना के तहत वो फंसता है तो ये उसके लिए क्या है, एक अपराध का विषय। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए, इसका बी आंसर होना चाहिए। या करेक्ट इज अ बी आंसर। बी आंसर जो है इसका करेक्ट है मित्रों। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। मैं कई बार बताया हूँ, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर हम बच्चे स्थान की चर्चा करेंगे तो आपको चौथा स्थान, फोर्थ, ये लिखा है फोर्थ, तो फोर्थ स्थान जो है इसका करेक्ट आंसर है। आइए हम एक बार देख लेते हैं। जैसा कि आप ये देखते हैं इस तरह से उत्तर प्रदेश बना हुआ है। ऐसे उत्तर प्रदेश ऐसे है। तो हम क्या देखते हैं बच्चे, इस तरह से ये हो गया हमारा पश्चिमी सिरा और ये हो गया हमारा पूर्वी सिरा, ये हो गया हमारा उत्तरी सिरा, ये हो गया दक्षिणी सिरा। ये 650 किलोमीटर की लंबाई है, ये 240 किलोमीटर की लंबाई है। पूरे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 240-928 किलोमीटर स्क्वायर में है। और उत्तर प्रदेश की पोजीशन के हिसाब से कहें तो क्या है बच्चे, ये फोर्थ पोजीशन पर, ये करता है फोर्थ पोजीशन पे। यहाँ पे लिंक किस पे करता है, फोर्थ पे। सो फोर्थ प्लेस जो है इसकी करेक्ट वैल्यू है, फोर्थ प्लेस। ये जो भी विद्यार्थी हमारे फोर्थ प्लेस के साथ में जा रहे हैं, फोर्थ प्लेस बता रहे हैं, उन सभी का आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। फोर्थ क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में कौन सा देश दक्षिण पूर्वी एशियाई संघ का सदस्य है की बात कर रहे हैं बच्चे। तो वैसे अगर मैं कहूं तो लगभग सभी देश हैं, क्योंकि अगर बात करेंगे एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन की अगर हम बात करें तो हमारा इंडोनेशिया देश, जिसकी राजधानी जकार्ता या नुसंतारा है, थाईलैंड, बैंकॉक कैपिटल है, सिंगापुर की सिंगापुर सिटी, ये सभी हैं। ऑल इज अ करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा केरला का प्रमुख नृत्य है। केरला के नृत्य के बारे में अगर हम बात करते हैं मित्रों तो क्या केरला का प्रमुख नृत्य है, आइए ध्यान दें। मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ अबव। तो आइए समझे, मैं यहाँ पे नृत्य लिख दे रहा हूँ और राज्य लिख दे रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा सुविधा होगी और इसमें कोई दुविधा नहीं है। जैसे अगर हम बात करें मोहिनी अट्टम,
कथकली, ये दोनों कहाँ हैं? ये दोनों हैं केरल में। भरतनाट्यम, ये कहाँ है? तमिलनाडु में। कथक उत्तर प्रदेश में। छऊ झारखंड में। पश्चिम बंगाल में भी है ये। इसके बाद में छत्तीसगढ़ में भी इसके अवशेष मिलते हैं। इसके अलावा मणिपुर में है। ओडिसी उड़ीसा में है। इसके बाद में आते हैं कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में है। सो इतने आप अगर याद करते हैं तो मैं समझता हूँ सफिशियंट है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा केरला के लिए? मोहिनीअट्टम। क्या करेक्ट आंसर है? मोहिनीअट्टम। जो भी बच्चे मोहिनीअट्टम के साथ में जा रहे हैं, मोहिनीअट्टम कर रहे हैं, वो सभी जो है बिल्कुल सही है। देयर इज नो मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट टेक्टोनिक प्लेट? निम्नलिखित सबसे छोटी टेक्टोनिक प्लेट कौन सी है? कैरिबियन प्लेट, नाज़का प्लेट, स्कॉटिका प्लेट या ऑल ऑफ अबव, या सभी सही हैं। सो बच्चे इसका करेक्ट आंसर है नाज़का प्लेट। याद रखिएगा जब भी हम बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक की, परत विवर्तनीय बलों में प्लेटों की संख्या की, सो दो प्लेट आपको याद रखनी है। एक याद रखनी है पैसिफिक प्लेट जो सबसे लार्जेस्ट है या सबसे बड़ी है, और एक बात कर देना है NJCA नाज़का माने सबसे स्मॉलेस्ट प्लेट है या सबसे छोटी प्लेट है ये। सो करेक्ट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में नहीं है? आओ देखो भैया, उत्तर प्रदेश में नहीं है। राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। इसको पहले जिम कॉर्बेट के नाम से जानते थे और भारत का सबसे पहला यही है बच्चा। 1936 में ये बना था। कब बना था? 1936 में। राजा जी इसका नाम रखा गया है। दुधवा यूपी में है और यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में पड़ता है। चंद्रप्रभा चंदौली के पास में है। अच्छा, अगर केवल चंदौली है तो आगरा के पास में। किशनपुर की बात करें, किशनपुर वाइल्ड लाइफ, ये भी उत्तर प्रदेश में है। सो इसका करेक्ट आंसर जो मिलेगा आपको बच्चे वो पहला वाला यही उत्तराखंड में है। बाकी तीनों जो हैं क्या है हमारे यूपी में है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। गोमती, घाघरा, गंडकी। बेटा अगर हम कहें तो सभी जो है गंगा की सहायक हैं। याद रखिएगा गोमती की बात कर लेना हम लोग। ये गोमती नदी लखनऊ में बहती है और गाजीपुर में गंगा से मिलती है। ये गंगा से मिलती है। ठीक। अच्छा, घाघरा नदी, घाघरा मतलब कभी भी घाघरा आए तो आप लगा सकते हो पश्चिम बंगाल साइड में। पश्चिम बंगाल और ये भी गंगा से मिलती है। गंडक यही ने आप इसको बिहार कह सकते हैं, बिहार वाले प्रांत में। ऑल ऑफ सब सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, सब सही है। अगले क्वेश्चन को सारे विद्यार्थी देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा सांख्य दर्शन विद्यालय के संस्थापक थे? देखो बच्चा, कभी भी सांख्य दर्शन आए तो कपिल को लगा दे। कपिला हमेशा याद रखिएगा। हाँ, जैसे पतंजलि आ जाए, योग सूत्र गौतमिक आ जाए तो सांख्य गणितक की बात करते हैं, तो अलग अलग इस तरीके से कुछ आपको मीमांसाएं याद रखनी पड़ती हैं। ठीक है। सो कपिला जो है सांख्य दर्शन के लिए आते हैं। याद रखेंगे सांख्य दर्शन शास्त्र की बात करते हैं तो कपिला को ही आप अंकित करेंगे सबसे पहले। जो है ये सही है। अगली बात करेंगे, एग्जाम वॉरियर पुस्तक किसने लिखी थी? हु हैज़ बीन रिटन द बुक ऑफ एग्जाम वॉरियर? एग्जाम वॉरियर बुक जो लिखने वाले व्यक्ति हैं वो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। PM ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लिखा था। तो श्री नरेंद्र मोदी हैं, एग्जाम वॉरियर नाम की बुक ये लिखे थे। तो एग्जाम वॉरियर बुक जो है इन्हीं की है।
जो काफ़ी फेमस बुक है। अगली अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच एक्ट प्रोवाइड द सेपरेट ऑफ इलेक्टेड ऑफ फॉर द मुस्लिम, ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके अंतर्गत मुस्लिमों के एक पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात की गई है। तो इसका बच्चे जो करेक्ट आंसर आता है वो आपने कभी सुना होगा, तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्मेशन। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्मेशन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसे कोई 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऐसा भी कहते हैं। सो 1909 ए वाला जो है इसके लिए वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी हमारे विद्यार्थी ए के साथ में जा रहे हैं, ए बता रहे हैं, वो सभी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए जो है एकदम सही जवाब है। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला कहता है ग्रेनेड के प्रभावी सीमा क्या होती है। देखिए, ग्रेनेड जो है एक प्रकार का बॉम्ब है, जो ये कह सकते हो आप कि ये बहुत ढेर सारे एक मिसाइल की तरह होता है जो ब्लास्ट करने के लिए, विध्वंस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि ग्रेनेड का की प्रभावी सीमा मतलब कितनी दूर तक ये मार करने में सक्षम है। तो अगर ग्रेनेड की मार करने की सक्षम शक्ति को देखना चाहें तो ये हो जाएगा आपका 5 से 15 मीटर के लगभग होता है। लगभग ये 16 मीटर के आसपास तक की जो है वैल्यू में चलता है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 से 15 मीटर की वैल्यू हो जाएगी। अगला प्रश्न देखें, जौहर जल संधि जो है, जौहर एक प्रकार की जल संधि है, चैनल स्ट्रेच है ये, ठीक है। ये किन दो देशों को जोड़ता है? सो ये जोड़ता है मलेशिया और सिंगापुर को जोड़ेगा बच्चे। किसको? मलेशिया और सिंगापुर को। याद रखेंगे आप, इस तरह से देखते हैं मलेशिया और सिंगापुर। तो मलेशिया और सिंगापुर को ये ऐसे जोड़ने का काम करता है, ठीक है। आप इसको नाम देंगे जौहर स्ट्रेट। अब मान लीजिए एक हिस्सा हो गया मलेशिया, एक हो गया सिंगापुर की सिंगापुर सिटी, मलेशिया की कुलालमपुर। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना ना अगर मैं कहूँ तो अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में हुई थी बच्चे। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? अमेरिका का न्यूयॉर्क सिटी। इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी ऑफ अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक देयर इज द लोकेशन ऑफ द करेक्टली मैच। कौन सी लेक के साथ में सही लोकेशन मैच है, उसी पर हमें टिक करना है। तो आइए समझे। सबसे पहले देखो बेटा, अगर हम लेक की बात करें, लेक की जो स्टडी है वो कहलाती है लिम्नोलॉजी। वो क्या कहलाती है? लिम्नोलॉजी। स्टडी ऑफ लेक कहलाता है लिम्नोलॉजी। अब देखिए, अगर हम चिल्का लेक की बात करें तो ये उड़ीसा में, ये सही है। लोकटक नहीं भैया, गलत है। रूपकुंड गलत है, और नो। सो केवल पहला सही है, बाकी सब जो हैं वो गलत हैं। आइए हम थोड़ा लेक के बारे में 1-2 मिनट में देख लेते हैं। कभी अगर आ जाए तो आप प्यारे बच्चे उसको बताने में सक्षम रहें, आपको दिक्कत ना हो। जैसे मान लो ये भारत है बच्चे। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे, कौन कौन सा लेक यहाँ है। जैसे अगर आप सभी देखें, जैसे कभी नाम आ जाए बेम्बनाड, बेम्बनाड यहाँ है। जैसे कभी आ जाए कोल्लेरू, कोल्लेरू। जैसे कभी आ जाए पुलकेट, जैसे कभी आ जाए लोनार, जैसे कभी आ जाए राजसमंद या सांभर, ऐसे जैसे कभी आ जाए नैनीताल, तल्लीताल, जैसे कभी आ जाए सुखना ताल, जैसे कभी आ जाए वुलर, कभी आ जाए डल, जैसे कभी आ जाए चिल्का, जैसे कभी आ जाए लोकटक। तो मित्रों, इस तरह से कुछ आप झील वील अपने दिमाग में याद रखिएगा, गलती वलती ना हो कभी भैया, बराबर सही मारे तो एकदम
ए वाला जो है वो बिल्कुल सही है। जो विद्यार्थी हमारे एक के साथ में जा रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ए इज द करेक्ट आंसर मित्रों। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। कहता क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द स्टेट एनर्जी एंड द क्लाइमेट इंडेक्स। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक जारी करता है। SECI मतलब कह सकते हैं स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स लॉन्च बाय द नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को बना था नीति आयोग। नीति आयोग, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नीति आयोग। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इज द करेक्ट आंसर एज अ नीति आयोग। सो नीति आयोग इज द करेक्ट आंसर। जो भी प्यारे बच्चे नीति आयोग किए होंगे सही आंसर, उन सभी का आंसर क्या है बच्चों, बिल्कुल सही है, देयर इज नो मिस्टेक। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मित्रों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज अंडर द स्टेट लिस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की सूची में आने वाला विषय है। तो बच्चे आइए समझे राज्य की सूची का कौन सा विषय है। देखो भाई, वेटिंग या मेजरिंग जो है सेंट्रल या यूनियन लिस्ट का हिस्सा है, यूनियन लिस्ट का हिस्सा है। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये फॉरेस्ट, ये दोनों कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है, यही आपका स्टेट का हिस्सा है। सो बच्चे करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बैटिंग एंड गैम्बलिंग मतलब बाजी लगाना, बाजी लगाना या आप कह सकते हो जुआ। पुलिस वाले इसमें लोगों को गिरफ्तार करते हैं ना कशीनो वगैरह से, तो ये हो जाए करेक्ट आंसर। अगला है बागुरुम्बा। बागुरुम्बा लोक नृत्य है, किस राज्य से संबंधित है। बागुरुम्बा, बागुरुम्बा जो है नाम से फेमस है, असम का है बच्चे लोग। क्या हो जाएगा इसका आंसर, असम। याद रखिएगा कभी भी असम का नाम आए तो बा से स्टार्ट होने वाले नृत्य जो है आप लगाएंगे, नृत्य लगाएंगे। जैसे बिहू, अब बा से बिहू, जैसे बागुरुम्बा, बागुरुम्बा, बागुरुम्बा और बिहू दोनों किधर मिलेंगे आपको, असम में। असम में ऐसे नृत्य होते हैं, लोग पसंद करते हैं इस तरह का नृत्य ये। सो पीपल लाइक दिस डांस। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट स्टैंड फॉर्म ऑफ द IFSC। कॉन्टेक्स्ट बैंकिंग टेक्नोलॉजी इज इंडिया, व्हाट डज द IFSC मीन। द बैंक, भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में IFSC का अर्थ क्या है। IFSC क्या होता है ये बताना है आप सभी को। IFSC का मतलब होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड कोड। IFSC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड वाला सही है भैया। होता ये है कि हमारे यहाँ किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक हो या सिंपल कह सकते हो कोई भी बैंक हो, सरकारी प्राइवेट कोई बैंक हो, हर बैंक का एक लोकेशन होता है, माने उसका एक ब्रांच होता है। तो हर ब्रांच का एक पर्टिकुलर एक एड्रेस होता है और उस एड्रेस को ही हम सिंपल भाषा में IFSC कोड कहते हैं। और IFSC कोड के माध्यम से या IFSC के माध्यम से ही फंड को ट्रांसफ़र करना या फिर किसी व्यक्ति के एड पेई को अपने अकाउंट में जोड़ना, फिर उसको जो पैसा वैसा भेजना, तो सिंपल आप ये कर सकते हो, IFSC होता है, उसके रिगार्डिंग इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, IFSC होता है, IFSC माने सी। अगला क्या क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल हैज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट देयर शैल बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। आइए बच्चों हम राष्ट्रपति के बारे में समझें। राष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो 52 से लेके 62 है। फिर अगर हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो 63 से लेके 71 होना चाहिए। जैसे 52 में कहता है भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए, वैसे 63 में कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होना चाहिए। सो आर्टिकल नंबर क्या है, 63 है। और ये दोनों किस में आते हैं, ये दोनों आते हैं भाग संख्या 5 में आते हैं, जिसमें हम लोग संघ को रखते हैं और संघ में सबसे पहले कौन आता है, राष्ट्रपति। सो मित्रों हम इसमें करेक्ट आंसर क्या बताएंगे, करेक्ट आंसर बताएंगे 63 नंबर सही आंसर है। 63 क्या है इसका करेक्ट आंसर है, उपराष्ट्रपति होना चाहिए। जैसे इस समय माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी हमारे यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो स्थित है बच्चे, वो अगर मैं कहूँ हमारे लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है, लखनऊ में। तो आइए देखें, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। ये करेक्ट उत्तर है आपका। क्या हो गया करेक्ट आंसर आपका, लखनऊ। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो साफ कभी कभी नहीं बोलते और लखनऊ को नाम देते हैं नखलऊ। क्या नाम देते हैं कभी कभी, नखलऊ। सो नखलऊ नहीं कहना है, लखनऊ कहना है, हमेशा याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किए जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। बाय whom is the chairman of the National Human Rights Commission appointed। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है बच्चे। सो आइए हम इसके बारे में देखें। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्मर जस्टिस सुप्रीम कोर्ट किया जाता है। अगर हम किए जाने की बात करेंगे तो के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त जाते हैं, तो नियुक्त किए जाते हैं बेटा ये प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, इसमें माफ करिएगा, नियुक्त किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन होगा कौन, होगा कोई ना कोई एक जज ही होगा उसका। एक फॉर्मर क्या है, जो हो जाएगा जज होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चे, करेक्ट आंसर बी होगा, माफ करेंगे ए नहीं होगा, बी हो जाएगा। आइए थोड़ा इसके बारे में समझें। देखिए होता ये है, मानवाधिकार 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 दिवस हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं। कब मनाते हैं, 10 दिसंबर को हम लोग इसका दिवस मनाते हैं। अब होता ये है, इसे कहते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब इसका जो चेयरमैन होगा वो हमारे देश का कोई ना कोई फॉर्मर हम कहें फॉर्मर जज होगा। ठीक, एक बात, फॉर्मर जज होगा। लेकिन इस फॉर्मर जज को अपॉइंट कौन करेगा, इस फॉर्मर जज को अपॉइंट करेंगे हमारे भारत देश के प्रेसिडेंट। कौन करेंगे, भारत देश के प्रेसिडेंट करेंगे। अच्छा, विद कंसेंट ऑफ पीएम, और कंसेंट किसकी होगी उसमें, कंसेंट ऑफ पीएम। सो इसका करेक्ट आंसर प्रेसिडेंट होगा, कंसेंट ऑफ पीएम हो जाएगा, कंसेंट ऑफ पीएम। सो फॉर्मर जज। अभी वैसे इस समय अगर हम बात करें तो इस समय हमारे यहाँ श्री अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। कौन है बच्चे, अरुण कुमार मिश्रा जी हैं इस समय नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन है इस समय। ठीक है, ये और ये कौन है, ये एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज ही हैं, अरुण कुमार मिश्रा जी। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो सेकंड बी, प्रेसिडेंट वाला हिस्सा है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्वविद्यालय अनुदान किस राज्य गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। देखो बेटा, अगर हम बात करें यूजीसी का पूरा होता है फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो यूजीसी ने अभी हाल ही में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय अभी हाल ही में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की जो स्थापना की है वो स्थापना कहाँ की है, छत्तीसगढ़ में की है। कहाँ की है, छत्तीसगढ़ में की है। अच्छा बच्चे, एक और बात समझे, छत्तीसगढ़ कब आया है, तो छत्तीसगढ़ आया है 1 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना है। 9 नवंबर को उत्तराखंड और 16 या 15 में कह सकते हो आप झारखंड का है। तो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ये है छत्तीसगढ़। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये छत्तीसगढ़ राज्य हो जाएगा। करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा इसका, छत्तीसगढ़। सो जो भी बच्चे छत्तीसगढ़ के साथ में जा रहे हैं उन सभी का आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। देयर इज नो मिस्टेक ऑफ द छत्तीसगढ़। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन आइए देखें।
अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पासपोर्ट ऑफ टॉप ऑफ द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में निम्नलिखित में से किस देश का पासपोर्ट शीर्ष पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से निम्नलिखित में से कौन सा देश अभी शीर्ष पे है। आपके सामने कई ऑप्शन दिख रहे हैं, फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिंगापुर। क्या है? सिंगापुर। याद रखिएगा, सिंगापुर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन पर है। अच्छा, एक बात और समझिए, ये पासपोर्ट इंडेक्स क्यों बनाया जाता है? पासपोर्ट इंडेक्स इसलिए बनाया जाता है, अगर कोई देश प्राकृतिक तौर पे सुंदर है, स्थापत्य शैली से काफ़ी सुंदर है, या वहाँ पे कुछ ऐसी प्राकृतिक या फिर ये कह दें सौंदर्यता है जिसको देखने के लिए बहुत ढेर सारे पर्यटक, बहुत ढेर सारे लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं। तो हर ज़्यादातर देश क्या करता है, अपने देश में की सीमाओं में भारत से, या ये कह दें अन्य देशों से, भारत से ही नहीं बल्कि अन्य देशों से लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल में सिंगापुर ही है, तो सिंगापुर देश जाना लोग पसंद करते हैं। ऐसे में क्या होता है, सिंगापुर देश को बाहरी मुद्रा मिलती है और वह देश जो है आर्थिक तौर पे एक मजबूती को प्राप्त करता है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आज भी हमारे यहाँ समझें एक ऐसा इंफॉर्मेशन सेक्टर है जो कि हमें ये बताता है कि कौन सा देश किस आर्थिक मजबूती के आधार पर चलता है। किसी भी देश में आर्थिक मजबूती के लिए एक बैंकिंग सिस्टम, दूसरा एग्रीकल्चर, तीसरा विदेशों की पूंजी अगर वहाँ आती है, और वहाँ का टैक्स सिस्टम क्या है, अगर ये हम चारों बातें एक स्ट्रॉन्ग तरीके से समझ पाते हैं तो हम जानेंगे कि हाँ वो देश जो है एक कैसे इकोनॉमिक कंडीशन में अपने आप को बेस्ट या बेटर कर पाता है। सो इस बात को बताता है। तो सिंगापुर जो है इसमें करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फर्स्ट क्रिकेट टीम वर्ल्ड अक्रॉस द 300 रन ऑफ इंटरनेशनल T20 मैच। अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में 300 रन का आंकड़ा पार करने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बन गई है। सो मित्रों, इसका जो आंसर मैं पहले भी एक बार कराया हूँ, नेपाल, जिसने T20 में 20 ओवर में 300 से भी ज़्यादा रन दे दिए हैं। तो नेपाल जो है क्या है, इसका करेक्ट आंसर है नेपाल। T20 रन चैंपियनशिप कंट्री आप कह सकते हो इसको, चैंपियनशिप कंट्री, ठीक है, चैंपियनशिप का हिस्सा है इसके लिए। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, रिसेंटली द एसोसिएशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज हैड डिसाइडेड टू ओपन द फूड प्रोसेसिंग सेंटर इन विच ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारतीय उद्योग संघ ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में खाद्य प्रसंस्करण केंद्र खोलने की बात कही है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं इंडियन इंडस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की बात अगर मैं कहूँ, सो ये सेक्टर खोलने का जो डिस्ट्रिक्ट बन गया है अभी वो क्या है, लखनऊ है, जहाँ इसमें सबसे पहले बात की गई। सो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चे, लखनऊ इज द करेक्ट आंसर। लखनऊ क्या हो जाएगा इसके लिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, Recently, which of a state government launched every right for the every child, campaigning to provide equal opportunity for the students? हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों को अवसर प्रदान करने के लिए हर बच्चे के लिए हर अधिकार जैसा अभियान शुरू किया है। हर बच्चे के लिए हर अधिकार जैसा अभियान शुरू करने का प्रावधान किसका है, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विद्यार्थियों के लिए अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विद्यार्थियों के लिए क्या स्कीम है, हर बच्चे के लिए हर अधिकार जैसे प्रावधान की शुरुआत करने वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। हर बच्चे के लिए हर अधिकार देने वाला जो राज्य बन गया है वो क्या है, उत्तर प्रदेश। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो यूपी हो जाएगा। जिन भी विद्यार्थियों ने इसका करेक्ट आंसर यूपी किया होगा उन सभी का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। जो बच्चे यूपी के साथ में जा रहे हैं वो यूपी क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है।
सो बच्चे यूपी इज द करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं हमारे आज के समय के लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटमेंट एज अ चेयरमैन ऑफ द पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है शांता कुमार। सो बच्चे शांता कुमार ये हैं, के एन शांता कुमार करेक्ट आंसर है। याद रखेंगे पीटीआई के अध्यक्ष के तौर पे, पीटीआई चेयरमैन शांता कुमार है, शांता कुमार पूरा कह देंगे तो के एन शांता कुमार, ठीक है। के एन शांता कुमार फर्स्ट जो है वो बच्चे क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। मुझे उम्मीद है कि आज का जो ये सेशन है आप सभी को समझ में आया है। आज का जो सेशन है वो मैंने लगभग पूरा डन किया, आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई, बातें जो हैं समझ में आई। आज एसटी नंबर 30 के जितने भी हमारे क्वेश्चन थे, लगभग 38 क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चंस का मैंने आपको आंसर बताया, सभी क्वेश्चन के आंसर को आपने देखा। अगर मित्रों कहीं पे कोई भी गलती, कोई मिस्टेक होता है तो आप इसको कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और अगली बार हम उसमें सुधार करके और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चे, आप सभी के लिए तब तक बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपसे मिलेंगे एसटी नंबर 31 में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।